औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मौजू कानून शहादत आर्डर आर्टिकल 141 से लेकर 150 तक है। बाफाजिल रब्बी तकरीबन अब हम ये कानून ख़त्म करने वाले हैं। हस्बे साबिक काफ़ी दिनों से हमारा ये मौजू ज़ेर बहस है एग्जामिनेशन का। आप लोगों को काबिल अज़ीम बता चुका हूँ कि शहादत के 3 मराहल हैं, जिनमें एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन है। उससे पहले अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री से मुराद ये है कि कानून शहादत की बुनियाद इसके अवाइल के जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उनमें डेफिनेशन पोर्शन दिया गया है, उसमें एविडेंस को डिफाइन किया गया है। स्टेटमेंट्स वगैरह जो अदालत में जज साहब की मर्जी से या उनकी इजाज़त से पेश की जाती हैं। परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट का उनको साबित करने के लिए एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अक्ल सलीम क्या मुनासिब समझता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब शहादत को बामुताबिक कानून परखा जाता है। फिर हमने मजीद कम्पिटेंसी देखी, नंबर ऑफ विटनेसेस वगैरह देखे, रेलिवेंसी देखी, डॉक्यूमेंट्स की अहमियत वगैरह देखी, डॉक्यूमेंट्स की अकसाम देखी और रिटर्न डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनकी अफादियात देखी। फिर हमने प्रिजम्पशन वगैरह के पोर्शन को उससे पहले देख लिया था। जुडिशल नोटिस देखा, एस्टापल हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ। उसके बाद ये हमारा सिलसिला शुरू हो गया एग्जामिनेशन का। अब मेनली शुरू से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि ये आप इसे वैसे मिसाल दे रहा हूँ, किंग लॉ कह सकते हैं, KING, रॉयल लॉ, जो तमाम कवानीन पर हावी है, भारी है। CPC है या CRPC है या और हमारे सब्सटेंटिव लॉ है। मिसाल देता हूँ, कानून शुफा है, बेदखली है। अगर शहादत ठीक नहीं हुई, बामुताबिक कानून नहीं हुई, गवाह ने सही शहादत नहीं दी, या आप कह सकते हैं हक सच नहीं बयान किया, और स्पेशली क्रॉस एग्जामिनेशन, हक जरा बहुत बड़ा हक है। आज हम मजीद इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन इंतहाई जो मुझे बेहतर बात लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं इनमें ज़्यादा आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। काबिल अज़ीम के शुरू करें हम। आप लोगों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये रेलिवेंट आर्टिकल तो इसके पढ़ते हैं, लेकिन एक दो मिसालें जो एक्चुअली हुआ, क्या हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, एतराज़ात वगैरह पार्टियों के आ गए कि जी ये सवाल पूछा जा सकता है, ये सवाल नहीं पूछा जा सकता। अक्सर औक़ात मैं आप लोगों को मिसालें भी बयान करता हूँ कि जी कौन सी मिसाल है कि कब कौन सा सवाल पूछा गया जाएगा, कौन सा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत ये केस आया आज़ाद जम्मू कश्मीर का, तो उसमें ये आप लोगों के सामने स्लाइड में दिया गया है। रियल एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसका कलर नीला कर दिया था, फिर बाकी सुर्ख में है। अब सवाल सुने क्या था मामला। अब फौजदारी मुकदमा नीचे ट्रायल कोर्ट में शायद 302 का था। मामला आया कि जी ये सवाल गवाह से पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता। सवाल क्या था, आप देखें, पढ़ें गौर से। द लोअर कोर्ट वाज रिकॉर्डिंग द एविडेंस of the prosecution during the course of statement of Raja Murawat Khan, ये गवाह हैं मुस्तगीस के, PW11 11वें गवाह हैं इस्तगासा के। A question was put to him whether on August 10, 2005 the leg of Ali Asgar was fractured or not। अब उससे सवाल हुआ कि 10 अगस्त 2005 को
अली असगर की टांग फ्रैक्चर थी या ना थी? द विटनेस स्टेटेड दैट ही डज नॉट नो, कि उसे नहीं पता, वो नहीं जानता। इट वॉज फर्दर आस्क्ड फ्रॉम हिम दैट हैड पुलिस टोल्ड हिम अबाउट द फ्रैक्चर ऑफ द लेग ऑफ अली असगर। अब मजीद उससे दोबारा सवाल किया गया क्या कि पुलिस ने उसे बताया था कि अली असगर की टांग में फ्रैक्चर था। अब इस गवाह ने जवाब दिया, द विटनेस स्टेटेड दैट ऑन द डे ऑफ अकरेंस, गवाह ने बयान किया कि बारोज वकुआ द अक्यूज्ड जंप्ड फ्रॉम द हाउस सो हिज लेग सस्टेन इंजरीज, के बारोज वकुआ मुलजिम ने घर की अमूमी तौर पर छत वगैरह होती है, जंप्ड फ्रॉम द हाउस, घर से जंप लगाया, सो हिज लेग सस्टेन इंजरीज, ताम को इसलिए अगरचे इसकी ये लेग पर जख्म वगैरह हो गए। ऑन दिस एन ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड बाय द लर्नड काउंसिल फॉर द डिफेंस। अब काउंसिल सफाई काउंसिल On this, an objection was raised by the learned counsel for the defense. अब गवाह ने जवाब दे दिया कि वो अपने घर से भाग रहा था, जो भी था उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। अब ये था जवाब मुस्तगीस के गवाह का। इस पर जी जो डिफेंस काउंसिल थे, मुलजम के वकील साहब, इतराज खड़ा कर दिया कि जी ये जवाब नहीं लिखा जा सकता, दैट दिस आंसर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज इट वाज नॉट आस्क्ड फ्रॉम द विटनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा कि जी हमने उससे ये नहीं पूछा था, हमने तो ये पूछा था कि क्या उसे पुलिस ने बताया था। अब इसने जवाब दे दिया है कि जी ये घर से भागा था तो इसकी टांग टूट गई। Therefore, it should not be recorded. The answer should be confined only up to the question. The lower court did not agree with the learned counsel for the defense and recorded the reply submitted by PW1। अब अदालत ने उसका इतराज इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उसका बयान लिख दिया गया। अब ये मामला जनाब रिविजन पिटीशन में आगे चला गया। अब केस के फैक्ट्स जो भी हैं, लेकिन आप लोगों को बताना ये मतलूब मकसूद था कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से नहीं पूछे जा सकते। एक और मिसाल थोड़ी सी देख लें, यही रियल एग्जांपल है। अब एक और केस है, द फैक्ट गिविंग राइज टू द फाइलिंग ऑफ प्रेजेंट अपील्स आर दैट इन अ केस फॉर डैमेजेस। अब डैमेजेस का दावा है, वन चौधरी मोहम्मद आजम अपीयर्ड एज अ विटनेस, चौधरी आजम साहब बतौर गवाह पेश हुए डैमेजेस के केस में। ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू वेदर ही रिमेन्ड चेयरमैन ऑफ मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि वो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा। ये भी आज़ाद कश्मीर का केस है अदालत का। द क्वेश्चन वाज ऑब्जेक्टेड। अब ये डैमेजेस का है, देख लें। हालांकि अगर जनरली हम देखें ना कॉमन सेंस, क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन डैमेजेस का केस है तो क्वेश्चन वाज ऑब्जेक्टेड एंड द ऑब्जेक्शन वाज सस्टेन्ड बाय द कोर्ट होल्डिंग दैट द क्वेश्चन इज इरेलीवेंट। अब अदालत ने कहा कि जी इरेलीवेंट क्वेश्चन है, पूछा नहीं जा सकता। देयरफॉर कुड नॉट बी अलाउड ऑन व्हिच द राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन वाज आल्सो क्लोज्ड, नहीं पूछा जा सकता। और इसी दौरान इस वक्त अदालत ने उनका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी क्लोज कर दिया गया। अब राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन किसका क्लोज होता है? डिफेंस का क्लोज हो गया। The learned judge of the High Court on revision allowed the cross-examination by re-summoning the witness. He, however, held that the question asked was not relevant. Feeling aggrieved of this order, both parties have filed the appeals. अब ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपील आ गई। अब अपील में यह हुआ कि एपीलेट कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि ये सवाल रेलिवेंट है। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है, शुरू से आ रही है कि कौन से सवाल पूछने चाहिए, कौन से नहीं पूछने चाहिए। इस पर ना मैथमेटिक्स की तरह फिक्स कोई असूल नहीं है
कि हम ये पैरामीटर लगा दें कि जी आप ये सवाल पूछ सकते हैं और ये नहीं पूछ सकते, ना ही ये कानून की मंशा है। कानून ने कुछ मोटे मोटे असूल बता दिए हैं कि जी क्रॉस एग्जामिनेशन को जो हक है ये गैर महदूद है। लेकिन अब गैर महदूद का मतलब ये नहीं है कि जो दिल करे। अब ये केसेस हैं, मैं आप लोगों की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल कराऊंगा। चलो उसकी अब ये देख लें, हमारा ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है 2018 PCR LJ 1193 पेज है। अब ये रावलपिंडी बेंच का है। जज साहब हैं काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब, जो आजकल हमारे फाजिल जज मिस्टर जस्टिस काजी अमीन साहब फाजिल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। उनके साथ थे राजा शहद महमूद अब्बासी साहब, ये हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के। अब एपिलांट है मोहम्मद यूनुस वगैरह, काफ़ी सारे थे वर्सेस स्टेट। अब इसके ब्रीफ फैक्ट्स मैं आपको मुख्तसर ज़रा बता दूं। इसमें हुआ ये कि पुलिस अफिसर था, ये काफ़ी ट्रेस करता था दहशत गर्दों को, दहशत गर्दों के केसेस वगैरह को पैरवी करता है। ये उनको मतलब है काउंटर टेररिज्म, ये दहशत गर्द के मुकदमात नहीं, स्पेशली जो दहशत गर्द होते थे उनके साथ ये मुकाबला या उनकी रैकी वगैरह करना इनका काम था, जो अक्सर पुलिस के स्पेशल विंग्स वगैरह होते हैं उस सिलसिले में। अब एक पुलिस अफसर घर से आ रहा था तो मीनवाइल उस पर हमला हो गया। अब और भी पुलिस वाले आ गए। अब जो और पुलिस वाले आ गए ना, उनकी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन थी मौके पर, चांस विटनेस, आई विटनेस, ये आप लोग टर्मिनोलॉजी इंशाल्लाह ताला मैं ये सारी अकसाम भी आप लोगों को बताऊंगा वक्त के साथ साथ ना, इंशाल्लाह ताला सारा सिलसिला चलता रहेगा। अगर उस तरफ आ गया तो ये फिर काम रह जाएगा। अब उसमें पुलिस वाला वो मेन शहीद हो गया, मुल्जमान पकड़े गए, ट्रायल हुआ। अब जो हमारी अदालत थी, दहशतगर्दी अदालत, उसने सजाए मौत दे दी 2 मुल्जमान को, बाकी को उम्र कैद दे दी। अब मामला आ गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब ये जरा हेडलाइंस वगैरह देख लें। एंटी टेररिज्म एक्ट, कत्ले अहमद, राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, अनलॉफुल असेंबली, एक्ट ऑफ टेररिज्म, एप्रिसिएशन ऑफ evidence, alteration of sentence of accused. Accused was charged for the murder of police officer who had solved some high profile cases of terrorism, जिसने दहशतगर्दी के जो हाई प्रोफाइल केसेस थे उनको हल किया था। Ocular account was furnished by 2 witnesses who were related with deceased and were on way to visit the family. Said witnesses remained firm in their positions throughout the lengthy cross-examination. Every witness remained consistent. Other eyewitness was also cross-examined, who remained firm. All that the defense desired to bring on record was to demonstrate that the witnesses were not present at the crime scene. अब इसमें वो जज साहब ने लिखा है कि 43 पेजेस पर क्रॉस एग्जामिनेशन है। अब ये एक हकीकत है, इतना है। अब आप लोग खुद थोड़ा सा अक्ल सलीम से सोचें, क्या ये क्रॉस एग्जामिनेशन है? इतना तो अल्लाह ने बसीरत हर किसी को दी है। इतना क्या पूछा जा सकता है, क्या रेलिवेंट है, क्या रेलिवेंट नहीं है, फैक्ट एंड इशू क्या है, किन सफ़ात पर आ सकता है। वैसे थोड़ा बहुत मेरे अपने अमली तजर्बे की बात है, जब मैं फाजिल सरकार वकील होता था IDPP, तो कुछ वकील हमारे पंजाब के ही हैं, खासकर ये सईद अल खान वाल वगैरह के प्रोफेशनल थे काफ़ी, माशाल्लाह अल्लाह ने अच्छी गिरफ्त दी थी। तो उनकी मैंने ये खूबसूरती, बड़ा हुस्न देखा था क्रॉस एग्जामिनेशन। यकीन करें 2 2.5 3 सफ़ों से आगे जाता ही नहीं था। मोस्टली वो लोग सजेशन वगैरह देते, 2 4 सवाल पूछे उसके बाद सजेशन, फिर वो अपने हिसाब से उसका केस का ट्रायल करते थे। काफ़ी सीनियर कौंसल साहब थे, तो अक्सर उनसे गपशप हो जाती थी। और जैसे ही हम अब ये जजमेंट इस वक्त अंडर डिस्कशन है, अब वकला साहबान की अमूमी तौर पर जनरली बहुत माजरत के साथ, अक्सर जो हमारे सीनियर हैं, लॉ नोइंग हैं, अक्सरियत तकरीबन टू दी पॉइंट रेलिवेंट जरा करते हैं। लेकिन अक्सर ये अब हम, मेरा व्यू नहीं है, मेरी इतनी मजाल ही कहाँ। अब ये ऑनरेबल हाई कोर्ट होल्ड कर रही है क्या? अब सुने कि मकसद क्या था कि जी गवाह मौजूद नहीं थे, जरा में सारा जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया,
as its case from the day one, and that certainly did not warrant such an inordinate probe. Witnesses had survived entirely on their own and on a close scrutiny. They were found inspiringly confirmatory in their depositions, being least shaken on the fundamental issues of identification. अब शनाख्त परेड भी हुई थी इस मुकदमा में शनाख्त परेड भी हुई। मजिस्ट्रेट साहब ने बेहतरीन तरीके से शनाख्त परेड की, सारे कानूनी तकाजे बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किए गए, कोई उसमें सुकम नहीं आया, डाउट नहीं आया। फंडामेंटल इश्यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड एंड रोल प्लेड कैप्चर्ड बाय देम इन ब्रॉड डे लाइट, नॉट फार फ्रॉम देयर व्यू। अब ये आइडेंटिफिकेशन परेड कैरीड आउट व्हाइल ऑब्जर्विंग एनोनिमिटी एज वेल एज कोडल फॉर्मेलिटी, जो आप लोगों को बता चुका हूँ। नो स्पेस वाज अवेलेबल टू एंटरटेन हाइपोथेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन अदरवाइज द मोस्ट रेयर फेनोमेना। अब ये हमारे क्रिमिनल लॉ के बेसिक कंसेप्ट हैं कि सब्स्टिट्यूशन इज अ रियल फेनोमेना। अमूमी तौर पर के जी जिनका कत्ल हुआ हो ना, वो मुल्जिम को चेंज नहीं करते। मिसाल है क्या कि जी उनकी दुश्मनी किसी और के साथ है, उसको डाल दे, असल को माफ कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता, अमूमन बिल्कुल नहीं होता। अब ये 2 दफा सजाए मौत हुई, फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह आई, उसमें वो एक मुल्जिम के जरा हक में चली गई, उसको सजाए मौत से उम्र कैद वगैरह हो गई। अब इस पर जज साहब ने अपील तो खारिज कर दी, इसमें अपील खारिज कर दी गई थी। अब जो मेन मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा था कि पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, वाज नॉट टू HOUND hound or harass a witness. Accused right to cross examine a valuable right to be exercised within the framework provided under articles. अब 151 को इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे, आज है 141 का। 141 को हम अभी देख रहे हैं थोड़ी देर तक। अब मकसद है, बहुत वैल्यूएबल राइट है अक्यूज्ड का क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन अब ये उस तरीके से ना हो कि वही मैंने आपको जो मिसाल दी है 43 पेजेस की। अब ये आप देखें ना, बेसिक पर्पस क्या है इसका, ये जजमेंट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला दूंगा। ये है हमारे आज़ाद कश्मीर की। While recording cross examination, it was fundamental duty of the trial court to be vigilant and properly control cross examination, and should ensure that witness had understood the question before answering the same. Court should not be in hurry and should give full attention to the witness and question put to him. Court was expected to see whether question put to the witness during the course of cross-examination was relevant or not. Court should not allow to put lengthy and irrelevant question to witness. अब देखें ना, वो 43 में ये एक हमारे जज साहब गुजर चुके हैं, जस्टिस कार्निलिया साहब, बहुत मशहूर जज हैं। उनका फैसला है 1969 का, पेज है PLD 169 पेज है। ये बेसिक है कि क्रॉस एग्जामिनेशन किसे कहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला PDF में आप लोगों को भेजूंगा। वहां से इन्होंने ये किया है कि लेंथी एंड इररिलेवेंट क्वेश्चन टू विटनेस। ठीक है जी, आपका हक है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब लीडिंग क्वेश्चन का ना बार बार आप लोगों की तरफ से सवाल आ रहा था कि जी सजेशन क्या होती है, सजेशन क्या होती है। अब हमने लीडिंग क्वेश्चन की पहले डेफिनेशन पढ़ी थी आर्टिकल्स में 130, 31, 32, 34, 33 वगैरह में, और उससे आगे था ये 130 से 140 के दरमियान है। अब उसमें लीडिंग क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट क्या कि जी वो अपनी पसंद का जवाब चाहता है। लीडिंग क्वेश्चन अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन इन चीफ में, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में है। उसकी भी बहुत बड़ी रीजन है कि विटनेस के करैक्टर को, उसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत लिहाज से देखा जा सकता है, स्क्रूटिनाइज जांचा जा सकता है। लीडिंग क्वेश्चन उसका बेहतरीन तरीकाकार है। बड़ा बड़ा प्यार से पहले हाथ फेरते गए, हाँ जी साहब क्या नाम है आपका, आप तो बड़े मारूफ आदमी हैं, सच्चे इंसान हैं, पूरा इलाका गवाह है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। इस तरीके से जरा प्यार से उस पर हाथ फेर फूर के फिर सवाल शुरू कर देते हैं। अब ये मकसद होता है, अक्सर पूछ रहे थे जी सर जो सजेशन देते हैं उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या अहमियत है। अब सजेशन क्या है, मिसाल दे रहा हूं मैं। अब वकील साहब कहते हैं मुस्तगी से खुद क्रॉस एग्जामिनेशन में
क्या ये सच है कि आप वकूए पर मौजूद नहीं थे? अब ये सवाल है। वो कहते हैं ये गलत है। इट इज इनकरेक्ट टू से दैट आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस। हाँ, अब उसे और सवाल इस तरह का पूछ लिया, क्या मसला कि क्या ये सच है, क्या ये बात ठीक है कि आपकी उनके साथ प्रीवियस एनिमिटी है। अब ये अपने पसंद का जवाब चाहते हैं ना, सजेशन इसलिए की जाती हैं। अब वो सजेशन में बात का यस भी कर जाता है, जिससे क्रॉस एग्जामिनेशन वकील साहब को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। जिसमें वो यस कर जाता है, बहुत फायदा है। क्या मैंने आपको लोगों को कल भी वो दिया था कि बड़ा बेहतरीन थी सजेशन, वो बड़े तरीके से कि यार बड़ा जुल्म है, जो मैंने आपको कत्ल का केस बताया था, यार बड़ा जुल्म है यार, तेरे बहनों ने बड़ा जुल्म किया है, तू जरा कहना इल्जाम है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ तेरे हमशीरा ਨੂੰ कत्ल ਕੀਤਾ यार, बड़ा दुख है, ਤੁਸੀਂ गरीब लोग हो। अच्छा ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਤੂੰ किस तरह पहुंचा सी? अब देखें क्या कमाल, क्या जहानत, सारे मुकदमा का पासा ही पलट गया। ये है सजेशन, ये है क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब मर्डर केस वगैरह की बात हो रही है, ड्यूटी है ट्रायल कोर्ट की कि वो पहले फैक्ट से मुकम्मल वाकिफ हो। फिर जब फैक्ट से अदालत वाकिफ होगी ना, फिर वो रोक भी सकती है क्रॉस एग्जामिनेशन वकील साहब को। वकील साहब रेलिवेंट पूछे, जो आप फैक्ट एंड इशू है या रेलिवेंट फैक्ट्स है उनकी तरफ हैं। इम्पॉसिबल क्या होगा डिसाइड करना, अगर जज साहब को ब्रीफ फैक्ट्स केस का पता ही नहीं है। अब वकील साहब अपनी मर्जी से जो पूछते रहे, नहीं ऐसा मुनासिब नहीं है। whether question was relevant or irrelevant and then witness would be totally at the mercy of counsel for defense। अब देखें ना मजे की बात, प्रैक्टिस ऑफ लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन वाज प्लेनली डिजाइंड नॉट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ ट्रुथ। अब देखें क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद है डिस्क्लोजर ऑफ ट्रुथ, बट फॉर मैनिपुलेशन ऑफ एन एरर। अब मैनिपुलेशन क्या है? गलत मलत कर देना, गलती को, मतलब उसे इतना ज्यादा, बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वकील साहब इतना ज्यादा गवाह को तंग करना, थकाना, इधर उधर के सवाल मारना, फिर फौरन इस तरह का सवाल कर देना कि गवाह हाजिर दिमागी से जवाब ही नहीं देता, वो आम रूटीन में जवाब दे देता है और वो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अमूमी तौर पर जनरली ये होता है। यूज ऑफ सच मेथड मस्ट बी डिस्करेज। Basic purpose of cross-examination was to assist the court in bringing truth to light by disclosing and clarifying the matters which witness could wish to conceal or confuse from the motive of partisanship। Fundamental purpose of cross-examination was to sort out the truth by disclosing or clarifying the matters। No mathematical procedure was prescribed for cross-examination। अब यही है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि जी ये करें वो करें, बस सिंपल सा कि गैर इखलाकी सवाल ना करें, इज्जत हर्फ वकार पर ना फर्क पड़े। लेकिन जब उसका क्रेडिट शेयर करना है, मिसाल दे रहा हूँ कि उसका किरदार बहुत किरदार बाख्ता इंसान है, बहुत बुरे किरदार का, बिल्कुल गया गुजरा है, सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, लेकिन तरीके से आप पूछें कि इखलाक है ना, आपका रवैया है, जबान है, बेहतरीन तरीके से मुअद्दब तरीके से पूछें। एक वो अपने क्या कहते हैं कि उसके वो बेस बना के तो कैसे हो सकता है कि हालात रोक दें? अगर वो जरूरी है, अगर वो रेलिवेंट हो तो। अब ये सवाल बड़े सवाल ना हो। Cross examination was a double edged sword and a witness while replying questions could explain the matter for clarifying questions or dispute। अब ये ना डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार, अगर तरीका नहीं आता चलाने का तो अपना ही नुकसान, अपनी गर्दन काट देते हैं। अगर सही तरीके से चलाई है दो धारी तलवार तो बेहतरीन बार है। क्रॉस एग्जामिनेशन भी बिल्कुल इसी तरह है, जैसे मैं आप लोगों को बार बार मिसाल दे रहा हूँ खोती रेडी वाली। हाँ जी तेनू तो पता चलिया सी तू का किस तरह आया सी, ओ वकील साहब मैं ते उत्थे ही सी, मैं ते अपने अक्का नाल वेख्या सी, मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को। अब कहाँ खड़ा होगा वकील? बहुत बड़ी ये, बहुत अदब के साथ वकील साहब कहता है गलत सवाल था ये, अगर उसका जवाब इस तरह आ जाता, वकील साहब मैं खोती रेडी देखी थे, मैं तो रात
वकूए दी रात उत्ते सुता सी जदों मैनू शोर आया है, मैं जाके वेख्या है खबीस आदमी मुलजम जरा मेरे सामने खड़ा है, मेरी भैन दे गर्दन ते छुरी चला रहा सी। मेरे बहुत ही मोहतरम बहन भाइयों, ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, इसका फन, इसका गुर, इसका हुनर, डबल एज वेपन इस वजह से कहा गया है। अब देखे ना, वो गवाह ने क्या कमाल जवाब दिया, जो पहले आजाद कश्मीर वाला मैं आप लोगों को फैसला पढ़ के सुना रहा था। अब वो जी वकील साहब क्या कि लत टुटी सी ओदी, तेन पुलिस वाले ने दसिया सी ओदी लत टूटी है। वो कहता है वकील साहब इसकी टांग टूटी थी, ये घर से भागा था। अब ये 100% खिलाफ आ गया जवाब जो वकील साहब कहना चाहते थे मुंह से। अब वो सुप्रीम कोर्ट तक राउंड, पार्टी भी बर्बाद हो गई सुप्रीम कोर्ट तक जाते हुए, बनना भी कुछ नहीं। अब ये ना जहानत कमाल होता है, बड़ा तरीका होता है, तजर्बा होता है जिसकी बुनियाद पर ये सवाल। अब ये देखा ना, मैं आप लोगों को बार बार पहले बता रहा था, अब ये बेहतरीन वर्ड आ गया, डबल एज सॉर्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें, कोर्ट वाज टू इंश्योर अबाउट द इंटेग्रिटी, ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ विटनेस। कोर्ट शुड आल्सो इंश्योर दैट विटनेस शुड नॉट बी इंसल्टेड बाय एनी कौंसल व्हाइल कंडक्टेड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब देखें ना, गवाह बेइज्जती कराने तो नहीं आते, शहादत देने आए हैं, और वकला साहबान को मुनासिब तो नहीं उनकी बेइज्जती शुरू कर दें, लड़ाई झगड़े शुरू कर दें। एंड देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द विटनेस एंड अक्यूज, वो गवाह है, वो मुलजिम नहीं है। ये पैरामीटर्स बयान किए गए हैं। तो मुख्तसर आप लोगों को जजमेंट की रोशनी में यही बताना था, अल्हम्दुलिल्लाह बता चुका हूँ जो बेहतरीन हो सका है। अब ये देखें ना, हक जरा क्रॉस एग्जामिनेशन आज का हमारा मेन मौजू है। आर्टिकल्स की तरफ आता हूँ। शुरू में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सारे बताए हुए हैं, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी यकीनन। क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड he may in addition to the questions here and before referred to be asked any questions which tend क्या to test his veracity। veracity क्या है, मौके पे था या नहीं था, सच्चा है या नहीं था, इसकी बात में कितना वजन है। to discover who he is and what is his position in life, कि वो क्या है, उसकी जिंदगी में पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल, सोशल, मोरल, इन चीजों को। अब टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, करेक्टर है ना, सपोज एक वकील, एक सॉरी, ये गवाह के खिलाफ 376 का केस है, 377 का है, 302 का है, 303/4 का है, 13, 20, 65 का है, उनमें एक दो में सजा भी हो चुकी है, मिसाल देता हूँ। अब क्या उसकी वो है एविडेंशियरी वैल्यू, वो अदालत ने देखना है, अदालत के पास है ये अख्तियार। Although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture। अच्छा, गुजारिश सुने, जो गवाह जवाब देता है किसी सवाल का, अगर उसके उस जवाब से, मिसाल दे रहा हूँ, कोई फौजदारी कार्रवाई हो सकती है, कोई ऑफेंस, लेकिन आर्टिकल 15 कानून शहादत कहता है कि गवाह के जवाब के खिलाफ कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो सकती। 142 यही बात है, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू अ मैटर रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, द प्रोविजंस आर्टिकल 15 शैल अप्लाई देयर टू, वही जो मैंने आप लोगों को बताया है, 15 वाला तलाक होगा। अब ये नेक्स्ट देखें 143, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। दो मिसालें शुरू में दी हैं आजाद कश्मीर के फैसले की, कि कौन से सवाल किस तरह पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते, वो आप लोगों का बेहतरीन अक्ल सलीम है। लेकिन आर्टिकल 143 ने भी इसमें हमारी रहनुमाई कर दिया है। इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू अ मैटर नॉट रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the warning देंगे ना, warn the witness that he is not obliged to answer it in exercising its discretion। अब ये रेलिवेंट है नहीं है, डेफामेशन में बहुत बारीक मामला आ जाते हैं, एक दूसरे की इतने अक्सर फ्रीकैन उछालते हैं, हद से ज्यादा लिटिगेशन होती है, पर्चे करा देते हैं या फिर इश्तिहार वगैरह लगा देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसमें फिर हर तरह का वो खोल के वार करते हैं एक दूसरे पर। और कुछ मान भी वो उनका वो, अगर कोई सपोज के डेफामेशन वगैरह का, ये सॉरी डैमेजेस का, कोई अगर पार्टी सिविल सूट कर देती है,
जवाब में वो आगे क्लियर कहते हैं जी हमने ठीक किया था, ये है ही ऐसा, हम ये सारी साबित करेंगे। गुड फेथ का वो आसरा सहारा ले लेते हैं, या और भी हालात व वाकयात होते हैं। अब अदालत ने देखना है कौन सा सवाल बेहतरीन है या नहीं है। इसकी मिसालें अगर आप देख लीजिए यार, प्रॉपर इफ दे आर ऑफ सच अ नेचर दैट द ट्रुथ ऑफ द imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter on which he testified। ये मिसालें हैं, इम्प्रॉपर प्रॉपर नहीं है। अगर कोई समझ नहीं आता तो आप लोग सवाल पूछ लीजिएगा, ये इंतहाई आसान चीजें, इस वजह से स्किप कर रहा हूँ। 144 क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, वही है ना गुजारा जो कर रहा हूँ। 43 वाला जो सर कार्निलिया साहब का फैसला, सर काजी अमीरुद्दीन साहब का फैसला, ये कार्निलिया साहब का जो 1967 है ना, वो बेस बनाई है सर काजी अमीरुद्दीन साहब ने भी इस फैसले में, मिस्टर जस्टिस ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और आज़ाद कश्मीर के भी जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बुनियाद बनाया कि कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते। अब ये मिसालें दी हैं, एन एडवोकेट इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी दैट एन इंपोर्टेड विटनेस इज अ डकेट देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड। अब ये देखें ना, कोई हालात और वाकयात के मुताबिक आप किसी को डकेट कह सकते हैं, नहीं कह सकते। सारी मिसालें देती हैं, उसके ज़राए आमदन रोजगार वगैरह क्या है, ये हैं इसके मिसालें वगैरह जी। 145 को देख लें, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट एंड केस ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। अगर आप सवाल कर दिया गया है इंतहाई गैर इखलाकी, जिसकी कोई लेनी देनी नहीं है, इंतहाई बद इखलाकी किस्म का, इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी क्वेश्चन वाज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, फिर ये अदालत का अख्तियार है कि ये वकील साहब ने पूछा है ना कि ये इन सर्कमस्टांसेस का ऑनरेबल लाहौर को रिपोर्ट कर सकते हैं जी। वकील साहब ने ये सवाल किए, इनको रोका गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ये सवाल कर दिए हैं। आमतौर पर पहले वार्निंग होती है जो ज़बानी कलामी जज साहबान देते हैं, या फिर एनी अदर अथॉरिटी, हमारी पंजाब बार कौंसल है, इसकी एग्जेक्टिव शायद बॉडी होती है, तो उसमें ये वकला साहबान के खिलाफ एक्शन वगैरह, अगर वकला साहबान के खिलाफ कोई कंप्लेंट वगैरह आ जाती है, वो पंजाब बार कौंसल इस चीज़ को डील करती है। अब 146 को देखें, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन। अब वो इंतहाई गैर इखलाकी, इखलाक बाख्ता सवालात, द कोर्ट मे फॉरबिड एनी क्वेश्चन इंक्वायरीज व्हिच रिगार्ड्स एज इनडिसेंट और स्कैंडलस। अब अगर इंतहाई गैर इखलाकी हैं, मतलब है कि मिसाल, अब मैं इसकी क्या दूं आप लोगों को, आप लोग खुद ही सोच लें। जो इंतहाई गैर इखलाकी हो, जबान पे जिन्हें लाना भी मुनासिब नहीं है। सच क्वेश्चन इंक्वायरीज मे हैव सम बेयरिंग ऑन द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। अब देखें ना, अगर वो फैक्ट एन इशू है, डैमेजेस को देख लें या इसको डेफामेशन वगैरह को देख लें, अगर वो है फैक्ट एन इशू की बाबत, फिर वो तरीके से पूछे जा सकते हैं, उस पर नहीं है ही फैक्ट एन इशू। अगर नहीं है तो फिर नहीं पूछे जा सकते, मुख्तसर इसका ये है। अब 147 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केसेस ऑफ डेफामेशन लेबल है सिलेंडर, वही है, लेबर और सिलेंडर में क्या फर्क है, ये कि इज्जत अफजाई वगैरह अगर जबानी कहा तो क्या कौन सा जुर्म होगा, अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो फिर कौन सा होगा, यही लेबर और सिलेंडर है। व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड यूज्ड फॉर मेकिंग और पब्लिशिंग, ये देखा ना, मेकिंग आ गया, कहना, पब्लिशिंग एंड इम्प्यूटेशन ऑफ अ डेफामेटरी लाइबलस और स्लैंडरस नेचर। अभी अक्सर हमारे सियासतदान नहीं होते, एक दूसरे के बड़ा हशर करते हैं मीडिया वगैरह पर, फिर वो जी वो अक्सर कहते हैं जी मैं इसे अदालत ले जाऊंगा, तो दूसरे चौथे दिन उनके वकील साहब दावा कर देते हैं कि जी ये फलां सियासतदान साहब के खिलाफ फलां हस्ती ने ये बात की है। क्या वैसे भी प्रैक्टिकली जो पर्चे होते हैं 302 के, 376, 77 के, मुलजमान बरी हो जाते हैं। महकमों के खिलाफ आपने मीटर उतार लिया, बिल पे होते हैं, तो जी वो मेरी जी बेइज्जती हो गई है। फर्ज किया डॉक्टर साहब, ये अक्सर होता भी है कि जी मेरा बहुत बड़ा क्लिनिक है, मेरा मीटर उतार के ले गए, मेरा बिल वगैरह पे था। इस सूरत में अगर करप्शन साबित करनी हो, बद इखलाकी साबित करनी हो, तो फिर वो देते हैं, इस पर कोई हर्ज नहीं होता। तो 148 को नेक्स्ट हम देख लें, इंटेंडेड टू इंसल्ट आर एन ए द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन which appears to it to be intended to insult or an or which though proper in itself appears to the court needlessly offensive in form। अब वही है ना कि बाज़ाहिर तो शायद ठीक लग रहा है, लेकिन वो इंतहाई गलत है। अब आप जो देखें 376 वगैरह में ना, इस तरह के सवालात होते हैं, लेकिन वो पूछने मजबूरी होती है कि अक्सर वो
उनके जो अक्यूज होता है एलाइज्ड और जो विक्टिम होती है उनके आपस में ताल्लुकात वगैरह होते हैं, पहले भी फैमिलीज को पता होता है या कोई इस तरह के आ जाते हैं। ये हो गए हमारे 376 के। और बाज़ का 377 में भी बाज़ का तो उनका करैक्टर वगैरह ख़राब होता है और भी बाकी कुछ आ जाते हैं। और 302 में भी अक्सर औकात मोटिव बिहाइंड कोई वुमेन वगैरह होती है, तो इस तरह के सवालात होते हैं। 149 को देख लें। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। अब इसका मुख्तसर ये है कि अगर फैक्ट इन इशू की बाबत सवाल नहीं है, गवाह से कोई और सवाल किया गया है, इसमें मिसालें दी गई हैं कि जी आपको नौकरी से निकाल दिया गया था, अब उसके करैक्टर या टेस्टिमनी को चेक किया जा रहा है। अब यह नौकरी से निकालना उसका फैक्ट इन इशू नहीं है, उसने जो भी जवाब दे दिया है बज़ाहिर उसने ठीक जवाब दिया है। अब वो गलत ना बोले, गलत ना कहे। अगर गवाह गलत जवाब देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर उसने दुरुस्त जवाब दे दिया है जो उसके मुताबिक था, तो अब इसकी लॉजिक रीजन कानून ने यह बयान किया है कि एक मामले को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इस वजह से शट कर दिया है, रोक दिया गया है। कभी एक दफा उसने जो जवाब दे दिया वो गलत जवाब नहीं देगा, तो अब उसे डिस्प्रूव नहीं करना पड़ेगा। एक मामला रोका गया है ना, आप वेरिटी चेक कर रहे हैं, ना कि वो फैक्ट इन इशू है गवाह को नौकरी से निकालना। अब गवाह तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का केस है, वो उसमें शहादत देने आया है। हाँ, अगर वो नौकरी से निकाला गया था करप्शन की वजह से, मिसाल दे रहा हूँ, अब उसको मजीद जवाब नहीं होते, लेकिन अमूमी तौर पर ये होता है। वकला साहबान फाइनल आर्गूमेंट्स में अटेस्टेड कापीज अदालत में सामने रख देते हैं, कहते हैं जी देखें जी जज साहब सफा नंबर 5, इस गवाह ने कहा था कि मुझे करप्शन की वजह से नहीं निकाला गया, झूठ बोल गया था, इसके खिलाफ करें कार्रवाई। ये है इसके खिलाफ एफआईआर, ये है इसके खिलाफ है जिसकी वजह से इसे करप्शन से निकाला गया था। देखे ना, अब ये चेक तो हो गई उसकी वेरासिटी। फाइनल आर्गूमेंट्स कोर्ट कंसीडर भी कर सकती है, रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है कि ये अगर, अब देखें ना उसका केस का मेन फैसला होता होगा दीगर इन जस्टिफिकेशन, तमाम केस को मद्देनजर रख के। लेकिन अब उस मामले को जो आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ उसको मजीद आगे तवालत नहीं दी जा सकती। अब ये इसी की बाबत ही आगे मिसालें वगैरह दी गई हैं, आपको मुख्तसर इसका जवाब दे दिया है। अब ये सारी मिसालें हैं, अगर समझ नहीं है तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब ये 149 देख लिया। 150 बहुत आसान है। क्वेश्चन बाई पार्टी टू हिज ओन विटनेस, द कोर्ट मेड इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम which might be put in cross examination by the adverse party। वही क्या आज के इंशाल्लाह आज के जो हमने लेक्चर वगैरह में पढ़ा था, कल भी पढ़ा था। हॉस्टाइल विटनेस क्या है कि जब अक्सर ये मेरे तजर्बे में देखने में आया, हालांकि हीने ऑफेंस 392 के मुस्तगीस अपने तौर पर बहुत ज्यादा मुतमईन था, रिकवरी भी हो चुकी है, चशमदीद भी उसके साथ हैं, लेकिन गवाह ने मुल्जमान के साथ लैन कर ली और मुस्तगीस को पता नहीं चला। जब शहादत शुरू हुई एग्जामिनेशन चीफ में कह दिया हमें कुछ पता नहीं है केस का, या वो एग्जामिनेशन चीफ जरा तरीके से करा करू दिया। जरा मैं जब पूछा तो जी मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे मुस्तगीस ने बताया था, मैं तो घर सोया हुआ था। अब आप खुद देखें इस तरह के मुकदमे का क्या हो सकता है। जब इस स्टेज पर गवाह इस तरह के चक्करबाजियां शुरू करे तो फौरन फिर लर्नड एडीपी फॉर द स्टेट एप्लीकेशन दे देते हैं, जबानी कह देते हैं जी गवाह नहीं रहा अब हमारा, इस पर हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं। यही असूल लागू होगा क्वेश्चन बाई पार्टी टू हिज ऑन विटनेस। तो आज का हमारा ये था, थोड़ी सी उजलत की है पढ़ने में, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। असल क्रॉस एग्जामिनेशन समझाना बताना मतलूब था। अगर कोई बात हो तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे तरीके से, खासकर जो उसकी बेरेफ की वर्ल्डिंग और मिसालें वगैरह हैं उनको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बयान कर दूंगा। अल्लाह की ज़ात आप लोगों की हामी और नासिर हो। सिर्फ यही एक इस्तदा है मेरे बहन भाइयों, 5 वक्त नमाज पढ़ा करें, इखलाक बहुत अच्छे बने। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सुन्नत है, बेहतरीन आला अजीम किरदार है मुसलमान का इखलाक, एक दूसरे के लिए बेहतरीन
हेल्पिंग बने, इस दुनिया के लिए एक अच्छा पैगाम बने और एक बेहतरीन उम्मती होने का निशान की अलामत बने कि कोई कहे कि इसे कहते हैं उम्मती, एक मुसलमान, एक कौम। तो इन गुजारिशात के साथ नमाज भी 5 वक्त पढ़ा करें, जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ हमारे दिलों को, दिमाग को रौनक बख्शता है और बहुत ज़्यादा इबादत और फजीलत का काम है। इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।